हरिओम। तो हल संधि माने व्यंजन संधि, हिंदी में हम उसे व्यंजन संधि बोलेंगे और संस्कृत में उसको नाम दिया है हल संधि। हल संधि क्योंकि हल में सारे व्यंजन आते हैं, ठीक है। उसी संधि का पहला प्रकार है श्चुत्व संधि। उसका सूत्र है स्तोहोश्चुनाश्चुः। इसका अर्थ है सकार तथा त वर्ग। स्तोहो का मतलब अर्थ होता है स और त वर्ग। स और त वर्ग का योग यदि श और च वर्ग के साथ होता है तब स वर्ग के और त वर्ग के स्थान पर हम श तथा च वर्ग आदेश कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, उदाहरण जैसे कि सत चित ऐसा उदाहरण है। उसमें पद के अंत में यहाँ त दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे च है, तो दोनों का योग हो गया। यहाँ स और त वर्ग में से कोई चाहिए तो यहाँ हमें त मिला, और उसके श और च वर्ग के वर्ग में से होना चाहिए तो हमें यहाँ च मिल रहा है। तो यहाँ क्या कर देंगे, तकार की जगह हम चकार बना देंगे, क्योंकि हम स को श बनाते हैं और त वर्ग को त थ द ध न, इनको हम च छ ज झ य ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सत त की जगह च बन जाएगा, तो रूप हो जाएगा सच्चित, डबल च आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण भी देखे थे वो, अभी वो मैं उदाहरण रिपीट नहीं करता, मैं अगली संधि में जाता हूँ। कोई हाँ आ गए, वो भी आ गए, श्रेया भाटेर। ठीक है, दूसरा प्रकार है ष्टुत्व संधि। पहला था ष्टुत्व संधि, दूसरा है ष्टुत्व संधि। ये भी बहुत समान है उस संधि के जैसे। यहाँ भी सूत्र वही है, स्तो की अनुवृत्ति यहाँ हो जाती है, ष्टुनाष्टुः ऐसा सूत्र है। अर्थ क्या है, स और त वर्ग इनका योग यदि शकार और ट वर्ग के साथ होता है तब सकार और त वर्ग की जगह शकार और ट वर्ग हो जाता है। यदि सूत्र को यहाँ देखें, स और त वर्ग इनका योग इनके साथ होना चाहिए, शकार तथा ट वर्ग के साथ, तब स और त को शकार और टकार हो जाता है। उदाहरण जैसे कि रामस और षष्ठ ऐसा शब्द है, तो यहाँ स है जो स्तो में आता है। स्तो मतलब स तथा तथ द द न, इनका योग यदि श तथा ट वर्ग के साथ होता है तो यहाँ श है, मूर्धन्य शकार है, तो क्या बन जाएगा, रामस। इस स को मूर्धन्य शकार बना देंगे। ठीक है, ये उदाहरण देखो, बृहत टीका। फिर से यहाँ सकार और त वर्ग में से एक वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ क्या है, त है, त मिला। आगे क्या होना चाहिए, मूर्धन्य शकार या ट वर्ग होना चाहिए, उसमें से हमें ट मिला, तो यहाँ इस त को हम बना देंगे ट, क्योंकि स्तोहो इसकी जगह आदेश होता है ष्टुः, मतलब श तथा ट वर्ग। तो यहाँ ट था, इसलिए इस त को हम क्या बना देंगे, ट बना देंगे, तो बृहत टीका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगला वाला जश्त्व संधि। जश्व इसका पहला सूत्र है, इसके दो सूत्र है एक्चुअली। पहला सूत्र है झलाम जशोन्ते। अभी झलाम ये आप सबको पता है, नए लोग आए हैं उनका थोड़ा सा झल मतलब क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ लगती होगी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो भी पढ़ लेंगे। झलाम इसका अर्थ होता है जब है हर एक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला अक्षर, जैसे कि जब है, घड़धश, जब गड़दश, खप छठत चटतौ, कपय, शशसर, हल, ये सारे वर्ण पद के अंत में हो, इनमें से कोई एक, तो उनको जश आदेश हो जाता है। जश मतलब क्या, वर्ग का तीसरा अक्षर। हम बोलते हैं ना ग ज ड द ब, जैसे कि क ख ग तीसरा है ग, च छ ज है तीसरा, ट ठ ड, ऐसे ग ज ड द ब,
तो हम यहाँ जश बोलते हैं। जश मतलब जब गण दश, हर एक वर्ग के तीसरे अक्षर, ऐसे आदेश होते हैं। और अशी परे, अशी मतलब स्वर या मृदु व्यंजन आगे होने पर ऐसे आदेश होते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है वाक प्लस ईशः, ऐसा शब्द है। तो यहाँ पद, वाक ये पद है, उस पद के अंत में क्या है? झल है। क ये झल में आता है। झल मतलब चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले वर्ग के अक्षर। और मूर्धन्य, सॉरी, ऊष्म वर्ण। तो यहाँ क झल में आ गया, तो उस झल को हम जश बना देते हैं, अशी परे सती। ठीक है, तो यहाँ अश, ई अश में आ जाता है। अश मतलब स्वर तथा मृदु व्यंजन। तो यहाँ क को बन जाएगा ग। तो वागीश। अभी क को ग क्यों बनेगा? क्योंकि जश बोला है ना, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, इसलिए वागीश ऐसा बोलना। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल आपको पता है। यदादित्य गतन तेज, यहाँ यत आदित्य ऐसा था, उस त को द बना दिया। यहाँ यद गत्वा, वहां भी यद गत्वा ऐसा बना, तीसरा अक्षर बन गया। इसी संधि का दूसरा सूत्र है झलाम जश झसी, ऐसा सूत्र है। दूसरा प्रकार है जष्टव संधि का। पिछले संधि में हमने पदांत देखा, लेकिन इस संधि में क्या होना चाहिए? अपदांत झल होना चाहिए। यदि अपदांत झल हो, अपदांत मतलब जो पद नहीं है, अपदांत झल हो, उसे जश आदेश हो जाता है। कब होता है? जब उसके आगे झश हो। झश मतलब वर्ग के चौथे अक्षर, जैसे कि जभय घड़धश और जब गड़दस वर्ग के तीसरे अक्षर ऐसे हो, तब उनको जश आदेश हो जाता है। उदाहरण क्या है? तो लभ ऐसा अपदांत रूप है, उसके अंत में भ है और वो भ झल में आ जाता है। ठीक है, उसके आगे झश होना चाहिए, तो यहाँ ध जो है वो झश में आ जाता है। तो इसलिए इस भ की जगह हम जश आदेश कर देते हैं। तो जश आदेश होता है मतलब वर्ग का तीसरा होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? भ को, भ ये प वर्ग का है, प फ ब, तो हमने ब बना दिया। लब्धः ऐसा बन जाएगा। आरब्धम बुद्धि ही, ये सब में पूछा है मैंने पहले, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। चौथा प्रकार है चर्त्व संधि। चर्त्व मतलब उसमें चर है ना, चर मतलब हर एक वर्ग का पहला अक्षर है ना। तो च, क, च, ट, त, प ऐसे हमने हिंदी में पढ़ा है। यहाँ चर बोलेंगे मतलब चट तव कपय ऐसा आएगा। क्या होता है? खरीच इसना सूत्र है, और ये बोलते हैं अर्थ है इस सूत्र का, खरी परे सती झलाम चरहस्यु। पद के अंत में यदि झल हो, उसके आगे यदि कठोर व्यंजन हो, खर मतलब कठोर व्यंजन, हार्ड कॉन्सोनेंट, यदि हार्ड कॉन्सोनेंट हो, तो उस झल को हम बना देते हैं चर। जैसे कि दिक पालह ऐसा शब्द है। दिक ये पदांत है ना, तो ग ये झल में आ जाता है। उस ग को हम चर आदेश कर देते हैं जब उसके आगे खर प्रत्याहार हो, मतलब कठोर व्यंजन हो। तो प ये कठोर व्यंजन में आ जाता है। तो यहाँ ग की जगह हम चर आदेश करेंगे। ग का च कौन सा है? चर कौन सा है ग का? हाँ, मतलब क वर्ग का पहला अक्षर है क, तो यहाँ ग की जगह हम क बना देंगे। तो दिक्पालः, विराट पुरुषः, ड को हमने ट कर दिया, वर्ग का पहला अक्षर कर दिया। यहाँ वाक च, यहाँ बना देंगे वाक क बना देंगे। ठीक है, चर्त्व संधि। छत्व संधि, हाँ, अभी इसके लिए सूत्र है षष्ठोटि, ऐसा सूत्र है। सूत्र का अर्थ है पदान्तस्य झयः परस्य शस्य छो वा अटि, इतना अर्थ है। हिंदी में बताता हूं। पद के अंत में झय है और उसके आगे यदि श आता है और वो श अट परक है, मतलब उस श में अट है। अट मतलब ऐ उन, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट,
इनमें से कोई एक वर्ण उसमें मिक्स है श में, जैसे कि यहाँ शिव में ई है ना, ई है रस्व ई, तो इसलिए उस श को हम बना देते हैं छ, है ना, तो रूप हो जाएगा विकल्प से। एक बार जब छ बनाते हैं तब तच्छिवः ऐसा रूप बनेगा। जब हम श को छ नहीं हो करते तब रूप रहेगा तच्छिवः। हाँ, अभी इसमें एक वार्तिक आ गया, छत्वम अम इति वाच्यम। उसमें जो आप अट अट ऐसा बोल रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं बोलना, उसकी जगह अम ऐसा यूज करो, अम प्रत्याहार यूज करो। जैसे कि उदाहरण देते हैं तत्, यहाँ श्लोकेन ऐसा उदाहरण है, तो पहले त को हम श्चुत्व करके तच ऐसा बना देंगे। उसके बाद श में अम ऐसा क्यों बोला, तो बोलते हैं श के बाद यदि ल आता है तो उसको भी हमको श को छ बनाना है, इसलिए यहाँ तच्छ्लोकेन ऐसा रूप बनाना हो तो वहां अट ऐसा नहीं बोल सकते, वहां अम ऐसा बोलना चाहिए। वहां ऐसा अम ऐसा बोल करके हमने तच्छ्लोकेन ऐसा रूप सिद्ध किया। ठीक है, तो उसके भी उदाहरण गीता में तो बहुत आते हैं। तत् शश्वत शांतिम निरंतरम सच्छंदः तच्छृणु तच्छ्रेयः, है ना, और यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम ऐसा भी आता है। अभी ये और सिंपल प्रकार चालू हो रहे हैं। अनुस्वार संधि, अभी अनुस्वार कब करना है, ऐसा सारा देखो। अनुस्वार संधि का पहला सूत्र है मोनुस्वारः। इसका अर्थ है म अंतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्। मांत पद हो, म अंत मतलब जिस पद के अंत में म है उसको हम अनुस्वार बना देते हैं जब उसके आगे हल प्रत्याहार हो तो। उदाहरण गृहम गच्छामि ऐसा उदाहरण है। गृहम इस पद के अंत में म है ना, तो उस म को हम क्या बना देंगे, अनुस्वार बना देंगे इस सूत्र से, मोनुस्वारः, अनुस्वार बना देंगे क्योंकि उसके आगे हल है। तो यहाँ गृहम गच्छामि ऐसा बनने वाला है। ये हुआ मोनुस्वार, इतना बहुत सिंपल है। दूसरा है नश्चा पदान्तस्य झलि, ऐसा सूत्र है। अभी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ म अंत्य होना चाहिए था, पद के अंत में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ अपदांत न हो या अपदांत म हो। ऐसी स्थिति होने पर उस अपदांत न और म को हम अनुस्वार बना देते हैं। उदाहरण जैसे कि यशांसी ऐसा रूप हम देखते हैं, है ना, यशांसी ऐसा रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ अनुस्वार बीच में कहीं आ रहा है, मतलब ये अपदांत है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखो यशांसी ऐसा है, तो ये अपदांत रूप है, ये पदांत बन जाएगा आगे जाकर के, लेकिन ये अपदांत है। अभी अपदांत न हो या म हो, उसको क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है ना, तो अपदांत न को हमने अनुस्वार कर दिया तो यशांसी ऐसा रूप बन जाएगा। अक्रम यहाँ अपदांत है, उसको भी म को हम अनुस्वार बना देंगे तो ऐसा अक्रम्स्यते ऐसा बनेगा। वैसे वासांसी जीर्णानि यथै ध्वांसी समेघ्धोग्नेर और रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, ऐसे सारे एग्जांपल आपको पता है। आगे वाला अनुस्वार परसवर्ण, अनुस्वार बनाने के बाद परसवर्ण आदेश हो जाता है यय परे, उसके लिए सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अभी अनुस्वार का परसवर्ण कब करना है वो बताते हैं। अनुस्वार तो कर दिया, पदांत को भी अनुस्वार कर दिया मोनुस्वार से, अपदांत को भी न या म को भी हमने अनुस्वार बना दिया नश्च पदांत से झलि से। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, ये सूत्र आ जाता है। इसका अर्थ क्या है, अपदांत अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्ण आदेशः स्यात्। यह आदेश शब्द आप यूज कर सकते हो, स्यात् यही परे सति, यह प्रत्याहार आगे होने पर, ऐसा अर्थ है। अभी यहाँ अपदांत ये शब्द बहुत जरूरी है। आगे के सूत्र में पदांत, इस सूत्र में अपदांत। जब नश्चा पदांत से काम कर जाएगा उसके बाद ये वाला सूत्र आएगा और इससे परसवर्ण करेंगे। शांति
अभी यहाँ अनुस्वार बना दिया, शाम ती ऐसा हुआ। अभी यहाँ क्या बोलते हैं, अपदांत अनुस्वारस्य स्थाने। अभी ये अपदांत शाम, ये शब्द अपदांत है, और अपदांत अनुस्वार वाला शब्द है। उस अनुस्वार को पर सवर्ण बना देते हैं, है ना, अनुनासिक। जैसे कि त वर्ग का लास्ट वाला कौन सा होता है, त थ द ध न, है ना। तो हम न बनाएंगे, पर सवर्ण करेंगे अनुनासिक वाला, तो यह बनेगा न, उस अनुस्वार का न बनाएंगे, शांति ऐसा रूप होगा। जब संस्कृत में हम ऐसा रूप लिखेंगे तो वो नित्य लिखेंगे, वो वहां अनुस्वार नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये आदेश नित्य होता है। तो हम मराठी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, अनुस्वार दे देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा लिखना चाहिए। अंक, ये वाक्य, बाकी के एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। दूसरा सूत्र है वा पदांतस्य। अभी मोनुस्वार से हमने अनुस्वार कर दिया था, गृहं गच्छामि, वहां अनुस्वार कर दिया था। अभी ऐसा होने पर ये वाला सूत्र आता है, इसका अर्थ है वा पदांतस्य। इस सूत्र का अर्थ है पदांत यदि विद्यमान अनुस्वार है, जैसे कि गृहम, वहां अनुस्वार बना दिया, ऐसा होने पर उसके आगे यदि यय प्रत्याहार आता है, यय मतलब ह, इस व्यंजन को छोड़ करके और श श स इनको छोड़ करके सारे व्यंजन यदि उनमें से कोई यदि आगे हो तो वहां विकल्प से अनुनासिक बनता है। देखो यहाँ त्वम करोषि, इस अनुस्वार को हम क्या बना देंगे, क वर्ग का लास्ट वाला वर्ण वहां रख देंगे, जैसे कि क ख ग घ ङ। तो यहाँ त्वं करोषि ऐसा रूप बनेगा, लेकिन ये विकल्प से बनता है। जब आपकी इच्छा हो तो बना सकते हो, यदि आपकी इच्छा न हो, मुझे बहुत अभी आलस आ रहा है मैं नहीं बनाऊंगा, तो आप वैसा भी रख सकते हो, है ना। तो त्वं करोषि, त्वं करोषि, इसे दोनों भी प्रयोग उचित है ना। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ ऊपर वाली जो बताई वहां आपको एक ही रूप बनाना है, ठीक है। दूसरा वाला तोरली, तोरली ये सूत्र था, उसका अर्थ है त थ द ध न, इसके आगे यदि ल ऐसा व्यंजन आ जाए, जैसे कि ऐसे स्थिति होने पर वहां पर सवर्ण आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं, तत् लयः ऐसा शब्द है। अभी तत्, इसमें त है यहाँ, जो किस वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है। त वर्ग मतलब त थ द ध न, इनमें से कोई होना चाहिए, यहाँ त है। उसके आगे क्या है, लकार परे सति, ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ लकार मिल गया, लकार मतलब ल, है ना, तो ल मिल गया। तो इस त को हम क्या बना देते हैं, पर सवर्ण बना देते हैं। तो यहाँ पर सवर्ण मतलब पर मतलब आगे वाला जैसा है उसका उसके जैसा बना देते हैं, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ इस त को क्या बना देंगे, ल बना देंगे, तल्लय। जहत लक्षणा ऐसा शब्द होता है, जहल लक्षणा ऐसा बना देते पर सवर्ण। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, नस्य अनुनासिको लह, जब पद के अंत में न हो, यद्यपि ऊपर कहा त थ द ध न, त वर्ग हो, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। यदि ये बोल रहे हैं नस्य अनुनासिको लह, मतलब पद के अंत में यदि न हो, है ना, यहाँ न है, और उसके आगे यदि ल हो, तो वहां अनुनासिक वाला ल ये आदेश होता है। जैसे कि यहाँ बन गया विद्वान, यहाँ अनुनासिक वाला चिन्ह आ गया। ऐसे अर्धचंद्र बिंदी जहां आती है उसे कहते हैं अनुनासिक, मतलब जिसका नाक और मुख से उच्चारण होता हो वो, उसे अनुनासिक बोलते हैं। और यहाँ आदेश कौन सा हुआ, अनुनासिक वाला। कैसा होगा वो मैं लिख के देता हूँ आपको, एक मिनट। बाकी लोगों को पता है, जो नए आज सुन रहे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, या अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, कठोर व्यंजन क्या है, मृदु व्यंजन क्या है, सारी गड़बड़ 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 लग रही होंगी। भैया वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो सबको प्रदीप जी भेज देंगे। हाँ जी जी, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ मुझे एक बार स्वर संधि भी कवर भैया करनी हमें है। भी भेज दीजिएगा, हम भी ले रहे हैं क्लास। कौन है, एक मिनट।
एक मिनट। भैया हाँ दीप्ति। जी। अच्छा अच्छा, ओ भैया हम भी क्लास ले रहे हैं, प्लीज ये भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, हम भी सुन हाँ रहे हैं। क्या हाँ ठीक है हमसे? जी जी ठीक है, एक मिनट। हाँ, मैं ये पूरी कवर करने के बाद बताता हूँ। नस्य अनुनासिको लह, पद के अंत में यदि न हो, उसके आगे यदि ल आता है, तो यहाँ ऐसा अनुनासिक वाला ल आदेश होता है। एक्चुअली यहाँ हलंत होना चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा ना समझना कि ल पूरा लिखा है, वहाँ हलंत होना चाहिए। तो यहाँ अनुनासिक वाला ल आदेश कर देंगे, तो यहाँ ऐसा बन जाएगा, विद्वान लिखति, ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ में कुछ करना पड़ेगा मुझे, उसकी जगह हलंत बनाना पड़ेगा, वो बाद में करके भेजूंगा। ऐसा है तोरली। अभी आगे वाले संधि की ओर बढ़ते हैं। अनुनासिक संधि, अभी इसका सूत्र है यरोनुनासिके नुनासिको वा, ऐसा सूत्र है। बड़ा दिखता है लेकिन अर्थ छोटा है। पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात्। क्या है? पद के अंत में यदि यर प्रत्याहार में से एक कोई वर्ण हो, है ना, यर मतलब यवरट लन यमंगणनम जभय खड़धश जबगड़दश खप चटत चटतौ कपय शशसर, यहाँ तक रुकना है ना। यर मतलब ह को छोड़ करके बाकी व्यंजन। ये यदि पद के अंत में हो, जैसे कि क, ये पद के अंत में है और वो यर में आ जाता है, और उसके आगे यदि अनुनासिक वाला वर्ण आगे आता हो, जैसे कि म, हर एक वर्ग के लास्ट में जो होते हैं ना, ग य न न म, इसको अनुनासिक बोलते हैं। और य व ल, इनको भी अनुनासिक बोलते हैं। बाकी स्वर भी अनुनासिक होते हैं, लेकिन यहाँ हर एक वर्ग के लास्ट वाले देखो, तो यहाँ म, ये अनुनासिक है। अभी सूत्र का अर्थ क्या है? पदांत यर होना चाहिए। अभी यर मिल गया इस पद में, उसके आगे अनुनासिक वाला चाहिए। अनुनासिक म, ये अनुनासिक है। ऐसा होने पर पिछले वाले को उसके वर्ग का अनुनासिक बनाते हैं। क वर्ग का अनुनासिक क्या होगा? क ख ग गम ग ंग, ये वाला बनेगा। तो यहाँ एक क निकल जाएगा और उसकी जगह ंग आ जाएगा, तो वांग मूलम, ऐसा बनेगा। लेकिन वाह ऐसा कहा है, वाह मतलब विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जब हम क को ंग बनाएंगे तो ऐसा रूप बनेगा वांग मूलम, और जब वैसा आदेश नहीं होगा तो वहां जश्त्व काम करके जश्त्व ये संधि यहाँ आ जाएगी और उस क का ग बन जाएगा, वाग मूलम ऐसा बनेगा। ठीक है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये विकल्प से यहाँ बोल रहे थे, लेकिन ये वार्तिककार आते हैं, वो बोलते हैं प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यदि अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय आगे आता है, जैसे कि मयट ऐसा एक प्रत्यय है, मात्रच ऐसा एक प्रत्यय है, यदि वैसे प्रत्यय आते हो तो विकल्प से आदेश नहीं करेंगे, विकल्प से दो दो रूप नहीं करेंगे, एक ही रूप करना है। तो जैसे कि चित, पद के अंत में यर में से त आ गया, उसके आगे अनुनासिक वाला म आ गया, है ना। ऐसा होने पर, लेकिन मयट ये प्रत्यय होने के कारण हम दो रूप नहीं बनाएंगे, हम एक ही रूप बनाएंगे, चिन्मयम, ऐसा ही सही रूप रहेगा, चिन्मयम, है ना। वांगमयम, यहाँ मयट प्रत्यय है। यहाँ मूलम ये शब्द था, ये प्रत्यय नहीं है, है ना, लेकिन ये मयट वाला प्रत्यय है जो अनुनासिक से शुरुआत होती है जिसकी। वांगमयम, ऐसा एक ही रूप बनेगा। यहाँ दो रूप बन सकते हैं इस ऊपर वाले में। ठीक है, आगे वाला गमुट आगम, हाँ ये भी बहुत अच्छी संधि है, मुझे बहुत पसंद है संधि। जब भी चांस मिलता है मुझे वाक्य बनाने में और किसी उस टीका के ऊपर कुछ संधि बनाने की, मैं हमेशा करता रहता हूँ। गमो रस्वाद अची गमुट नित्यम, ऐसा सूत्र है। यहाँ न हो जाता है ट को, वो भी हमने देखा था। क्या है? पद के अंत में ग न न, इनमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन उसके आगे हमेशा ह्रस्व स्वर होना चाहिए। जैसे कि प्रत्यंग है, उसके पहले ह्रस्व वाला स्वर होना चाहिए। तो यहाँ ह्रस्व वाला क्या है? त्य में अ है, वो ह्रस्व है। और उसके आगे यदि दीर्घ, इन गम के ग मतलब इन तीनों के आगे यदि दीर्घ आता है, स्वर आता है, सॉरी दीर्घ नहीं, स्वर आता है,
तब आगे वाले स्वर को हम उसी का आदेश कर देते हैं। तो यहाँ अंग था, इसलिए वो आत्मा, ये जो आ है वहां गा बना देंगे, अंगा, है ना। तो रूप बन जाएगा प्रत्यंगात्मा। सूत्र का अर्थ क्या है? रस्वात परो योगम, है ना। यहाँ गम मतलब ग, अण, मूर्धन्य नकार और दंत्य नकार, ये तीन होने चाहिए। उसके पहले ह्रस्व होना चाहिए और उसके आगे अच होना चाहिए। तब क्या बन जाएगा? तब उसके जैसा, जैसे प्रत्यंग, उस आत्मा को अंगात्मा ऐसे बना देंगे। यहाँ ईश था, वहां नीश बना देंगे क्योंकि न आया यहाँ सन्नच्युत, इस अच्युत अच्युत ऐसा शब्द था, लेकिन वहां बन जाएगा नच्युत, सन्नच्युत ऐसा बन जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलते हैं। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ऐसा ईशावास्य का मैंने उदाहरण रखा था। ठीक है। नश्चव्य प्रशांत, सबसे बड़ी संधि, इसमें 5 सूत्र लगते हैं, मैंने बताए थे। अर्थ क्या है? अम्परे छवि पर छवि नान्तस्य पदस्य रू स्यात्, पद के अंत में यदि न हो, उसके आगे यदि छ हो, छ मतलब छ ठ थ च ट त, इन 6 वर्णों में से कोई एक हो, जैसे कि त आ गया छ में, तब इस न को रू बन जाता है, रू हो जाता है। अभी रू आ जाता है तो उसके साथ साथ उसके अनुनासिक और अनुस्वार ये दोनों भी आ जाएंगे। उसके बाद उस रू को हम सकार विसर्ग बना देते हैं और विसर्ग के बाद उसका स बन जाता है। उसके लिए सूत्र भी देख रहे थे ये वाले, ये देखो ऐसा क्रम है। नश्चव्य प्रशांत से रू आदेश कर दिया। उसके बाद अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, इन दोनों सूत्र से यहाँ अनुनासिक तथा अनुस्वार ये दोनों आदेश किए। उसके बाद उस रू को हमने विसर्ग बनाया, खरवसानी और विसर्जनीय, इस सूत्र से ऐसा बन गया। उसके बाद विसर्जनीय से सह, इस सूत्र से हम वहां स आदेश कर देंगे। तो यहाँ बिड़ालास बिड़ालांस ताड़यति, यहाँ बिड़ालांस ताड़यति ऐसा बनेगा। और लास्ट वाला इस संधि का प्रकार है। हमारा समय भी समय में समाप्त कर रहे हैं हम। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। तुगागमः, तुग आगम संधि 6 च ऐसा सूत्र है, छोटा सूत्र है, 2 ही वर्ड है इसलिए याद हो जाएगा। 6 च, हाँ 6 ग बाई, आपण हिंदी मराठीत बोलतो ना तसंच लवकर। हाँ ठीक है। रस्वस्य 6 परे तुगागमः स्यात्, ह्रस्व पद के अंत में यदि ह्रस्व वर्ण हो, ह्रस्व स्वर हो, हाँ, उसके आगे यदि छ आता है, छ, तो वहां तुक आगम हो जाता है। वृक्ष त छाया, यहां हमने तुक आगम कर दिया क्योंकि वृक्ष छाया ऐसा शब्द था। वृक्ष अकारांत है, ह्रस्व है, ह्रस्व से परिचय चाहिए, अभी छ है आगे, उन दोनों के बीच में त आगम कर देंगे, है ना। तो यहाँ तुक आगम कर दिया, उसका अवशेष रहता है त, तो ऐसा बन गया वृक्ष त छाया। अभी उस त को हम च्युत्व कर देते हैं, वृक्ष छाया ऐसा बन जाएगा। ये 6 का ये रूल था। अगला पदांताद्वा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ ह्रस्व होना चाहिए, यहाँ दीर्घ होना चाहिए। यहाँ अपदांत हो तो भी चलेगा, पदांत हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पदांत होना चाहिए। पदांत दीर्घ होना चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी शब्द दीर्घ है, ई है उसके अंत में, है ना, उसके आगे छ हो, ऐसी कंडीशन है। तो वहां विकल्प से तुक वाला आगम होता है। तुक मतलब त आदेश आगम होता है ना। तो यहाँ त आगम कर दिया, तो लक्ष्मी त छाया, लक्ष्मी त छाया ऐसा होने के बाद श्चुत्व जो पहला प्रकार पड़ा वो हो जाएगा लक्ष्मी छाया। और जब विकल्प से करना है, जब त आगम करेंगे तब ऐसा बनेगा, जब आदेश आगम नहीं करना चाहते तो लक्ष्मी छाया, ऐसा भी सही है ना। तो यहाँ हमारी पूरे इसमें इतने सूत्र देखे, इतने सारे प्रकार देखे, 11 प्रकार देखे, 11 प्रकार देखे, और उसके कभी कभी 2-2 कभी कभी वार्तिक भी देखें, तो इतना सारा है। तो ये परसों के दिन आपको प्रेजेंट करना है ना। इतना सारा पढ़ा हमने, 1 मास पूरा व्यतीत किया इसके लिए। ठीक है।
अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।